हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद द प्रूफ। तो हम लोग जो देख रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए जीएस की प्रैक्टिस सेट, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे बारे में जानना है तो मेरा नाम है अशोक पुष्कर और ये डिटेल है, और यहाँ पे हमें फॉलो जरूर कर लें, ठीक है। और ये सेट स्टार्ट करने से पहले जो सेट नंबर 2 है उसमें 2-3 क्वेश्चन छूट गए थे, उनको जो है हम लोगों को करना है। उसके बाद सेट नंबर 3 करेंगे। तो ठीक है, यहाँ से जो है छूट गया था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें, द माउंटेन रेंज विच डिवाइड्स नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, मतलब कि कौन सी जो है पर्वत श्रृंखला जो डिवाइड करती है नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया में। तो अगर हम बात करें, जैसे कि ये भारत का मैप रफली बना लेते हैं, ठीक है। ये जैसे कि भारत का मैप है। अब इसमें क्या है, जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, मतलब ऊपर नॉर्थ इंडिया है, नीचे साउथ इंडिया, तो इसको डिवाइड करने के लिए कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो यहाँ पे है विंध्यन रेंज, मतलब कि वी सी इज द राइट आंसर। विंध्यन रेंज है, और विंध्य और सतपुड़ा, इनके बीच में एक रिवर जो है वो बहती है, ठीक है। रिवर जो बहती है उसको क्या कहते हैं, नर्मदा रिवर, नर्मदा नदी, ठीक, जिसकी लंबाई 1312 मीटर है, ठीक। और ये जो नदी है ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी। और एस्चुरी कौन कौन नदियां बनाती है, नर्मदा, ताप्ती, तापी, नर्मदा, तापी, माही और साबरमती, साबरमती, ये सारी नदियां क्या बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। और अगर बात करें जो वही नदियां जो डेल्टा बनाती हैं भारत में, तो वो एक तो ये गंगा है जो उत्तराखंड से निकल के, और ये बे ऑफ बंगाल में डेल्टा बनाती है, ब्रह्मपुर नदी के साथ मिलके ये डेल्टा बनाती है। दूसरी नदी है, उसके बाद महानदी है, उड़ीसा में है जो उड़ीसा और महानदी, फिर गोदावरी और कृष्णा, कावेरी, तो ये नदियां क्या बनाती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं, डेल्टा। और जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, गंगा नदी और प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर का जो डेल्टा है उसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, ठीक। और ब्रह्मपुर नदी जो कि असम में एक माजुली आइलैंड भी बनाती है, जो कि नदी सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली द्वीप। किस नदी पे है वो, ब्रह्मपुर नगर पे, और कहाँ पे है, असम, असम में, ओके। और हिमालय की बात करें तो हिमालय जो है, अगर हिमालय की बात करें हम लोग, तो तो हिमालय जो है वो 3 पर्वत श्रृंखला में दिया गया है। जैसे कि भारत है, भारत में जो नॉर्थन पोर्शन है, सबसे पहले तो यहाँ पे 3 पर्वत श्रृंखला हैं जिनका नाम है लद्दाख, लद्दाख, काराकोरम, पहली श्रेणी का नाम है काराकोरम, फिर दूसरी श्रेणी का नाम है लद्दाख, और तीसरा का नाम है जास्कर, जास्कर। तो ये 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इन्हें हिमालय से पार हिमालय है, मतलब कि इन्हें ट्रांस हिमालय कहा जाता है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है। और फिर उसके बाद जो हिमालय है वो 3 पर्वत श्रृंखलाओं में है, जिसमें कि जैसे कि बनाता हूँ मैं, तो हिमालय जो है, जैसे कि सबसे ऊंची वाली श्रेणी जिसे बृहद हिमालय कहते हैं, और ये यहाँ पे हुआ ऐसा। फिर उसके बाद दूसरी पर्वत श्रेणी है जिसे लेसर हिमालय कहते हैं, फिर नीचे सबसे लास्ट श्रेणी है जिसे क्या कहते हैं, शिवालिक हिमालय। तो हिमालय जो है वो 3 पर्वत श्रेणियों में है, जिसमें एक ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर या बृहद हिमालय, ग्रेटर, दूसरा है लेसर हिमालय, और तीसरा है शिवालिक हिमालय। तो हिमालय जो है वो 3 पर्वत श्रृंखलाओं में है। हिमालय में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें ग्रेटर हिमालय, जिसमें कि सबसे ऊंची चोटियां, सबसे ऊंची जो चोटी हैं वो कौन से हिमालय पे, बृहद हिमालय पे स्थित हैं। जैसे कि अगर बात करें जो भारत की और विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की तो नहीं है, नेपाल में स्थित है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट। और
जिसे नेपाल में सागरमाथा नाम से जानते हैं, ये 848 मतलब 8848 848 मीटर ऊंची है, या 8,850 मान लेते हैं। इतनी ऊंचाई पे ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी भी किस पे, बृहद हिमालय पे स्थित है, लेकिन ये नेपाल में है, ना कि भारत में। और नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं। और नेपाल में जो है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो कि हिमालय पे स्थित है, वो कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, और जो कि कहाँ पे है, सिक्किम में। सिक्किम, ये जो है ना, ये स्टेट क्या है, सिक्किम। ये जो है ना, ये कहाँ पे है, सिक्किम में। तो कंचनजंगा कहाँ पे, सिक्किम में। इसकी ऊंचाई लगभग 8586 मीटर है। ठीक। और ट्रांस हिमालय में भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ ली जाए, लेकिन ये हिमालय पे तो नहीं है, क्योंकि ये इन वाली श्रेणियों पे है जिन्हें ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो ये केटू है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, गॉडविन ऑस्टिन। और केटू की ऊंचाई 8611 मीटर है। तो भारत की अगर हिमालय हिमालय पे स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये यहाँ पे कंचनजंगा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन वो हिमालय पे नहीं है, ट्रांस हिमालय पे है, तो वो केटू है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी वो माउंट एवरेस्ट है। ठीक, ये क्लियर कर लेना। तो विंध्या और सतपुड़ा। तो विंध्या जो है वो भारत को, नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया में डिवाइड करती है। और डेल्टा वाली नदियां ये हम लोगों ने देख लिया। गंगा है, महानदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा है, कावेरी है। ये सारी नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी है इंडिया हैज द लोएस्ट पोल्यूशन। मतलब कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें कि सबसे कम जनसंख्या है। तो केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, तो सी इज द राइट आंसर। और सबसे ज्यादा यूटीज ऐसी बताएं जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन है, तो वो है चंडीगढ़। ये दिल्ली, चंडीगढ़ है। ठीक है। और अगर भारत में स्टेट्स की बात की जाए, ये तो यूटी की बात है, अगर स्टेट में सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन किसकी, यूपी की। और सबसे कम सिक्किम की। ठीक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम में एक कंचनजंगा है। और सिक्किम में कंचनजंगा है, पहली फर्स्ट स्टेट थी ये ओडीएफ फ्री, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री। कौन सी स्टेट पहली थी, सिक्किम। ठीक है, ये। और 1975 में 36 अमेंडमेंट पे ये स्टेट घोषित हुआ था। तो ये हो गया सी इज द राइट आंसर। अंडमान निकोबार की बात करें, तो अंडमान और निकोबार दो प्रकार के आइलैंड हैं इसमें, अंडमान निकोबार में, जिससे 10 डिग्री चैनल बीच में निकलता है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, निकोबार के बीच में लिटिल अंडमान, अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करता है। और ये टोटल अंडमान एंड निकोबार जो कि बे ऑफ बंगाल में स्थित है। बे ऑफ बंगाल है भारत में, जैसे भारत में इस साइड स्थित है अंडमान निकोबार, इस साइड लक्षद्वीप है। ठीक है। और ये द्वीप मतलब आइलैंड स्टेट है, जिसमें कि अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल जो है वो डिवाइड करता है अंडमान को निकोबार से। ओके। और अंडमान की जो राजधानी है वो क्या है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर किसकी, अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पे लगभग 9 नेशनल पार्क भी हैं, जैसे नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, महात्मा गांधी नेशनल पार्क, रानी लक्ष्मीबाई नेशनल पार्क, ये सारे। सैडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी भी है, अंडमान निकोबार की सैडल पीक जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, सैडल पीक। सबसे ऊंची चोटी कौन है, अंडमान निकोबार की ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और ठीक है, और पौंडचेरी जो है वो 3 राज्यों में के जिले फैले हैं, 4 जिले हैं पौंडचेरी के। ठीक है, एक एक तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, और केरल में। तो तीनों राज्यों में पौंडचेरी के जिले हैं, जिनमें माहे, यनम, कराईकल और पौंडचेरी 4 जिले हैं। कौन से 4 जिले हैं इसके, पौंडचेरी के, यनम, कराईकल, कराईकल,
माहे और पौंडीचेरी। तो ये 4 जिले हैं और जो भी 3 स्टेट में फैले हुए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग रोट ए हिस्टोरिकल अकाउंट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। मतलब कि निम्नलिखित में से किस महिला ने मुगल काल के दौरान ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो इसका आंसर होगा जो कि गुलबदन बेगम जो है, उन्होंने क्या लिखा है, ये मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है। गुलबदन बेगम जो कि कौन है, हुमायूं की सिस्टर है, सिस्टर ऑफ हुमायूं। ठीक है। तो इन्होंने क्या लिखा है, ये हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। और अगर बात करें हुमायूं टॉम्ब के बारे में, हुमायूं का टॉम्ब यानी कि हुमायूं का किला जो है वो किसने बनवाया था, किला। तो ये बनवाया था इनकी जो पत्नी थी, पत्नी जिन्हें बेगा बेगम कहती थी, बेगा बेगम, बेगा बेगम, या इनका दूसरा भी नाम था हाजी, हाजी बेगम। ठीक है। तो इनकी पत्नी जो थी बेगा बेगम या हाजी बेगम, उन्होंने हुमायूं टॉम्ब बनवाया था। हुमायूं टॉम्ब जिनको क्या कहते हैं, प्रोटो, इन्हें कहते हैं हिमालय प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल। ताजमहल का जो है वो प्रोटोटाइप कहलाता है। ठीक है। कौन कहलाता है, हुमायूं का जो किला है। और जो हुमायूं का किला है ये बनाया किसने था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हुमायूं का किला जो है वो मलिक मलिक मिर्जा गियास, मलिक मिर्जा गियास जो है उन्होंने, और इनके बेटे थे, और कौन थे, मोहम्मद, सैयद मोहम्मद। ठीक, सैयद मोहम्मद, इन्होंने बनाया था ये हुमायूं का टॉम्ब। ठीक है। और जो हुमायूं टॉम्ब है एक यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि 1993 में बनी थी। ओके। तो और देखते हैं अगर इसके बारे में, हुमायूं के बारे में अगर और देखें, तो हुमायूं जो है वो बाबर का बेटा है। ठीक, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का, ठीक है, हुमायूं का अकबर। अब जो हुमायूं है, हुमायूं का कार्यकाल है 1540 से 1540 तक, मतलब कि 1526 से 1526 से 1540, और 1555 के बाद 1556 से 57। ठीक है, ये इसका कार्यकाल है। और ये बीच में 40 से और 55 तक कार्यकाल किसका रहा, 1540 से 55 तक जो है, यहाँ पे मुगल वंश हट गया था और इसकी जगह कहाँ, सूरी वंश की स्थापना हो गई थी। शेरशाह सूरी, सूरी वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक, 15 साल के लिए। और क्योंकि जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी जिसने कि क्या किया था, हुमायूं को हराया था, हुमायूं को हराया था। कौन से युद्ध में, चौसा, चौसा और कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज या बिलग्रिम, बिलग्रिम, जो कि 1539-1540 में लड़ी गई थी। ठीक, इसमें हुमायूं को हरा के और सूरी वंश की स्थापना कर दी थी। तो ये तो हो गया, ये क्वेश्चन ये आसपास के हैं, आप लोग ये याद रखना। तो इसका नाम क्या हो जाए, इसका आंसर तो ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। होमोजीनियस प्रोडक्ट इज द फीचर ऑफ, मतलब कि सजाती उत्पाद किसकी विशेषताएं हैं, सजाती उत्पाद जो है वो विशेषताएं हैं किसकी, तो वो है परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्ट होगा सेम, जैसे कि हम लोग जो तैयारी करते हैं, एस्पिरेंट है, वो किसी एक एग्जाम, जैसे मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट तो एक है, लेकिन उसमें पार्टिसिपेंट कितने हैं, बहुत सारे। ठीक, सेम प्रोडक्ट के लिए। तो प्रोडक्ट सेम है एसएससी, और उसके लिए हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में लगे हैं। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही अगर मार्केट में ये टर्म यूज की जाती है, अगर कहा जाए ओलिगोपॉली, ठीक, ओलिगोपॉली, ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट का मतलब क्या होता है कि मतलब कि कई बायर हैं, कई सेलर हैं, मतलब कि इसमें हो जाएगा डिफरेंट प्रोडक्ट,
और डिफरेंट सेलर। सेलर मतलब कि प्रोडक्ट हैं, ठीक है, थोड़े बहुत डिफरेंट भी हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, जैसे कि कॉलगेट है तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं अलग अलग, और उसमें बहुत सारे वैरायटी भी मिलती हैं। मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है, मतलब कि एकाधिकार, मतलब कि जैसे रेलवे है तो रेलवे एक ही है और वही प्राइस सेट करेगा, वही सब कुछ करेगा, जब चलाना है बंद करना है। मतलब कि मोनोपोली में ये होता है कि जो बायर बहुत सारे हैं, सेलर एक ही है, एक प्रोडक्ट मोनोपोली। तो इसका आंसर हो जाएगा जो डी है, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फ्यूज का तार है, फ्यूज के लिए वो वायर है, जो फ्यूज होते हैं ना घर में यूज करते हैं फ्यूज, तो वो बना किसका होता है, टिन तथा लेड का। ठीक, तो ए इज द राइट आंसर। और टिन तथा लेड का क्यों बना होता है, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत कम होता है, जिससे कि क्या होता है, जब हाई करंट फ्लो होता है तो ये क्या होता है, ये गल जाता है, जिससे कि जो कंडक्टिविटी है वो रुक जाती है, और कोई भी फ्यूज चीज़ें होने से रुक जाती हैं, मतलब कि कोई भी चीज़ खराब होने से बच जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा टिन तथा सीसा। ये पीछे जो क्वेश्चन बच गए थे उसके बाद अब देखते हैं आगे। आगे सेट में कौन कौन से क्वेश्चन है कि व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, दिस इज फिनोमिनन ऑफ द चेंज इन इट डायरेक्शन इज कॉल्ड। जब प्रकाश एक माध्यम से, कोई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो है, एक माध्यम से, हाँ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा परिवर्तन की इस घटना को क्या कहते हैं, मतलब कि जब तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो उस घटना को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसे कहते हैं रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो है आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल पॉलीमर, मतलब कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक बहुलक कौन सा है। तो प्राकृतिक बहुलक कौन होता है, वो स्टार्च होता है, जो हमें मैक्सिमम कहाँ से मिलता है, मैक्सिमम पेड़ों से मिलता है, पेड़ों से मिलता है। ठीक है, और अगर बैकेलाइट की बात करें तो बैकेलाइट, अब ये बैकेलाइट जो है वो नेचुरल नहीं है, वो क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर है। और इसका दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो इसका दूसरा नाम है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड इसका क्या दूसरा नाम है, किसका, बेकेलाइट का। और बेकेलाइट का यूज कहाँ पे हो जाता है, जो हाउस होल्ड, बेकेलाइट से क्या बनते हैं, जो हाउस होल्ड आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम, जैसे कि रेडियो, रेडियो का कवर, रेडियो, टेलीफोन केसिंग, स्विचेज, टेलीफोन केसिंग, स्विचेस, ये सारे किसके बनते हैं, ये बेकेलाइट के बनते हैं। ठीक है, बेकेलाइट के बनते हैं। और जो नायलॉन है, नायलॉन भी एक क्या है, नायलॉन भी एक एक सिंथेटिक पॉलीमर है। और इसका यूज पूछ लो, यूज क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं साइंस में, तो जो नायलॉन है इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, रोप बनाने में, रोप मतलब कि रस्सी बनाने में, जो फिशिंग लाइन्स हैं वो बनाने में, इसका यूज कहाँ, किसका, नायलॉन का यूज किया जाता है। और पॉलीथीन की बात करें तो ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर, पॉलीमर है। ठीक, तो स्टार्च इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों, नेशनल पार्क को लगाना है नॉर्थ टू साउथ क्रम में। ठीक, मतलब कि नॉर्थ ऊपर से नीचे के क्रम में लगाना है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, इंद्रावती। तो इंद्रावती कहाँ पे है, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। नागरहोले ये कहाँ पे है, ये कर्नाटका में है। और कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। और माधव ये एमपी में है, मतलब मध्य प्रदेश में। अब देखो कौन सा स्टेट ऊपर पड़ता है, कौन सा नीचे। तो सब नॉर्थ टू साइड लगाए तो सबसे नॉर्थ में पड़ेगा उत्तराखंड, मतलब कि 3 नंबर ऑप्शन वाला होगा। 3 नंबर मतलब कि एक ही में है, मतलब सी हो जाएगा, 3 क्योंकि उत्तराखंड। और फिर चौथा नंबर एमपी आएगा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, मतलब कि 3 4 और 1 और 2, ये हो जाएगा क्रम। ठीक, सबसे पहले ये आएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लास्ट में 2। और कर्नाटक में अगर और देखें, और कौन से नेशनल पार्क है कर्नाटक में, कर्नाटक में और अगर नेशनल पार्क देखें तो नागरहोले, कुद्रेमुखा,
कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, आंसी, आंसी, ये सारे क्या है, नेशनल पार्क हैं। BBNKA, BBNKA, ऐसे ये ट्रिक से याद रख सकते हैं। बनरघट्टा, बांदीपुरा, नागरहोले, कुद्रेमुखा और आंसी, ये सारे क्या हैं, नेशनल पार्क हैं। कितने, 5। बनरघट्टा, ठीक, बनरघट्टा, बांदीपुर, बांदीपुर, नागरहोल और कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, और उसके बाद आंसी, ये सारे क्या हैं, नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। और अगर MP की बात करें तो MP में कान्हा, कान्हा, पन्ना, पेंच, फॉसिल्स, ठीक, कान्हा, पन्ना, पेंच, फॉसिल्स, माधव, ये सारे कहाँ पे हैं, ये सारे MP में नेशनल पार्क हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका। और उत्तराखंड में अगर और देखा जाए तो उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क है जैसे कि जिम कॉर्बेट, या अब इसका नाम क्या हो गया जिम कॉर्बेट का, ये हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, ये हो गया है किसका नाम, ये जिम कॉर्बेट का नेशनल पार्क, नेशनल पार्क का नाम हो गया। और इसका नाम सबसे पहले क्या था, जिम कॉर्बेट से भी पहले था हेली, हेली राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान, ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम था। और अगर बात करें नेशनल पार्क के बारे में, तो जो नेशनल पार्क होते हैं उनमें क्या होता है, नेशनल पार्क में एक कोर एरिया होता है, फिर ट्रांजिशन जोन होता है, और फिर उसके बाद आउटवर्ड एरिया होता है। जो कोर जोन है वहाँ पे पूरी 100% रिस्ट्रिक्शन होता है मानव गतिविधियों का। ठीक, जो कोर एरिया, यहाँ पे क्या होते हैं, टाइगर और जो भी जानवर हैं यहाँ पे इस कोर एरिया में पाए जाते हैं नेशनल पार्क में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द सिमिलरिटी इन द फॉलोइंग, इनमें सिमिलरिटी बतानी है। तो जिंजर, टर्निप, कैरेट, रेडिस, यानी कि अदरक, सलजम, गाजर, मूली, ये क्या है, ये सारी क्या है, ऑल आर रूट्स, ये सारी क्या है, रूट्स। तो ये वो प्लांट हैं जो जमीन के अंदर होते हैं, तो रूट्स हैं ये सारी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज, मतदाता संख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र। तो सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पूछा जाए तो वो है लक्षद्वीप। नेक्स्ट देखते हैं, तेल रिसाव को कम करने के लिए, वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं इस वजह से आप लोग जो है देखने में देखते नहीं हो आप पूरा, आप स्टार्टिंग का देखते हो, इस वजह से मैं बहुत ही कम एक्सप्लेनेशन अब करूँगा, और आप सही से वीडियो देखें, क्योंकि मैं तो इस वजह से एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि आपको इस एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएं। लेकिन आप लोगों को बस टिक करना ही पसंद है तो मैं वैसे ही डाल दूंगा, केवल क्वेश्चन और उसका आंसर टिक, थोड़ी बहुत चीज़ें बता दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन से आप लोगों को थ्योरी की क्लास लगती है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर थ्योरी की क्लास नहीं, MCQ की क्लास लो। उनका मतलब MCQ ये होता है कि अगर ये क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद आंसर टिक कर दिया, बस नेक्स्ट कर दिया। और मैं करता हूँ कि अगर क्वेश्चन के बाद जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कशन करता हूँ, जिससे कि आपके एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएं, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। और मैं सोचता हूँ कि जब कनेक्ट करके क्वेश्चन चीज़ें याद करते हैं तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है, मल्टीपल रिवीजन करने से होता है, लेकिन आप लोग को केवल टिक वाला पसंद है। ठीक है, तो जैसा आप लोग कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बैक्टीरिया मे बी यूज टू मिटिगेट ऑयल स्पिल, मतलब कि ऑयल स्पिल जो होता है उसे कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया यूज किया जाता है। जैसे कि समुद्र में क्या होता है कि शिप्स चलते हैं तो शिप से ऑयल लीक हो गया, या शिप से में कंटेनर में ऑयल जा रहा था, वो गिर गया, तो उस ऑयल स्पिल से बचाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया का यूज किया जाता है, तो वो किया जाता है नाइट्रोबैक्टर का। तो डी इज द राइट आंसर। अगर इकोलाई की बात करें तो इकोलाई बैक्टीरिया जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें रहता है, मतलब कि बड़ी आंत में, बड़ी आंत में रहता है। ठीक, इकोलाई बैक्टीरिया। और लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें केवल क्या होता है, वाटर का, अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में लार्ज इंटेस्टाइन में केवल क्या होता है, वाटर जो है उसका अवशोषण, यानी कि पानी का, जल का अवशोषण, जल का अवशोषण होता है केवल। ठीक है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो कि लेंथ में लंबी होती है, लार्ज छोटी होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो, यानी कि छोटी आंत, छोटी आंत, तो उसको, उसमें क्या होता है, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन।
यानी कि सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है किसमें? छोटी आंत में। ओके। और अगर बात करें लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है सीकम। सीकम उसमें क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? एक वेस्टिजियल जियल ऑर्गन लगा होता है। ठीक है। और उसके बाद ठीक है, बस इतना ही देखते हैं। ये क्या है? इसका नाइट्रोबैक्टर है, जिसका यूज किया जाता है किसमें? ऑयल स्पिल को बचाने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं फ्लोराइड इन एनवायरनमेंट प्राइमरली कम्स फ्रॉम, मतलब कि जो फ्लोराइड है मुख्य रूप से कहाँ से आता है? तो फ्लोराइड की फॉर्म में आता है। और फ्लोराइड के खाने से क्या कंजप्शन से, ज़्यादा कंजप्शन से क्या हो जाता है? फ्लोरोसिस एक डेंटल मतलब कि दांत खराब हो जाते हैं, उनकी इनेमल वाली लेयर कमजोर हो जाती है। और ये स्केलेटल हड्डियां स्केलेटल हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, मतलब कि दांत और हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है ज़्यादा फ्लोराइड के कंजप्शन से। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से नॉट ए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मतलब कि कौन सा जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कि जो ज़्यादा मात्रा में होते हैं, ज़्यादा मात्रा में चाहिए, जैसे कि मैग्नीशियम है मैक्रो, ये भी है और ये नहीं है। मतलब कि आयरन जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है। आयरन क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स ओके। मैक्रो में जैसे कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, क्लोरीन, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और आयरन जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वेस्कुलर बंडल आर बायोलेटरल इन द स्टेमो, संवहनी मंडलों के किस तने में द्विपक्षीय होते हैं? द्विपक्षीय मतलब क्या समझे? जो वेस्कुलर बंडल है, मतलब कि जो वेस्कुलर बंडल मतलब कि जाइलम फ्लोएम है। जाइलम 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 को आसपास में क्या होता है? फ्लोएम, मतलब कि एक ही जगह पे होते हैं, दोनों द्विपक्षीय होते हैं, मतलब कि इसमें एक ही में फ्लोएम और जाइलम पाया जाता है एक स्टेम में। मतलब स्टेम में वो होगा, जाइलम होगा बीच में और आसपास क्या होगा? फ्लोएम। ठीक है। तो ये कहाँ किस में पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे कुकुरबिट्टा कुकुरबिट्टा में कुकुरबिट्टा में पाए जाएंगे क्या? जाइलम और फ्लोएम उसमें। और फ्लोएम जो है वो फूड का सर्कुलेशन करता है किसमें? प्लांट में। और ये वाटर का सर्कुलेशन करता है पूरे प्लांट में। ये टिश्यूज हैं। ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वेस्कुलर टिश्यू है, जो कि पानी और खाने का संचरण करते हैं पूरे प्लांट में। जैसे कि जड़ों से क्या लेगा? जड़ों से पानी जो है वो पूरे स्टेम में जाके तनों में पत्तियों तक कौन ले जाएगा? ये जाइलम ले जाएगा। खाने को ये फ्लोएम ले जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एट प्रेजेंट देयर आर 12 शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज द फर्स्ट शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं ना, और 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से पहली अनुसूची है किसके लिए ये पूछ रहा है। तो पहले कितनी थी? 8 थी। 8 अनुसूचियां। अब कितनी है? जब संविधान बना था अब है 12 अनुसूचियां। ठीक, तो मतलब 4 इंक्रीज हो गई हैं अभी तक। और स्केड्यूल होती किसके लिए है? किसी भी कंट्री की गवर्नेंस के लिए होती हैं क्या? अनुसूचियां। और अगर बात करें तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया? द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब एज द राइट आंसर। और टोटल कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। 8 के बाद जैसे कि नौवीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई थी? नौवीं अनुसूची में है क्या? नौवीं अनुसूची में है लैंड रिफॉर्म है, और ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। उसके बाद 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जिसमें कि दल बदल, मतलब कि एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन के लिए। और ये जोड़ी गई थी 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। ठीक है। उसके बाद 11वीं सूची कब जोड़ी गई थी? जिसमें कि क्या है? पंचायत पंचायत ये जोड़ी गई थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1980 1992 1992 93। उसके बाद 12 है म्यूनसिपलिटी यानी कि नगर पालिका के लिए, और ये है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992-93। ठीक है। तो ये 8 तो पहले ही थी। 8 के बाद जो 12 हुई उसमें 9वीं पहले से, 10वीं 52 में से, 11वीं 73 में और 74 में से 12वीं। और 11 जो शेड्यूल है इसमें जो पंचायत है वो 29 सब्जेक्ट में कानून बना सकती है, और जो नगर पालिका है वो 18। ठीक, ये भी याद रखना है। और अगर शेड्यूल की बात करें, 9वीं में तो लैंड रिफॉर्म है, 10वीं में एंटी डिफेक्शन लॉ, और 11वीं में पंचायत है, 12वीं में नगर पालिका, पहले में स्टेट्स है, ये हम लोगों ने देख लिया पहले में। और सेकंड में सैलरी है, सैलरी
और तीसरे शेड्यूल में ओथ है, ओथ। ठीक, चौथे में राज्यसभा सीट्स हैं, और पांचवें में क्या है, शेड्यूल एरिया, एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन, और छठवें में शेड्यूल एरिया की, शेड्यूल ट्राइब एरिया की एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें कि 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम 6। और 7 शेड्यूल में क्या है, सूचियां हैं। सूचियां मतलब कि डिवीजन ऑफ पावर, इसमें कि समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, और स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट है, मतलब सूचियां हैं। 8th में भाषा है, ठीक है, जिसमें 22 भाषाएं हैं। इसमें भी पहले 14 थी, फिर अब 22 हो गई हैं। और लास्ट में जो जोड़ी गई वो भाषाएं थी BDMS, मतलब कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। ये सारी भाषाएं जोड़ी गई थी लास्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच रूलर हैड परमानेंट आर्मी इन द एंशियंट टाइम। कौन सा रूलर है जिसने परमानेंट आर्मी रखी थी प्राचीन काल में? तो ये रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है नंद वंश को हरा के मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी। ठीक, और इनका साथ किसने दिया था, इंडियन इंडियन माइकेवेली। ठीक है, इनका, चलो ठीक है छोड़ो, इनका साथ दिया था इंडियन माइकेवेली, और जिन्हें विष्णुगुप्त कहते हैं या कौटिल्य कहते हैं। ठीक है, उन्होंने इसका इनका साथ दिया था, और जिससे कि मौर्य डायनेस्टी की चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना कर दी थी नंदवंश को, गणानंद को हराकर। ठीक है, और जो इन्हें है, इन्होंने कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र, एक बुक लिखी थी जो कि अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी, जो कि पॉलिटिकल रूल बताती है। ठीक, और अशोक की बात करें तो अशोक का दूसरा नाम क्या है, देवम प्रिय। देवम प्रिय, या इन्हें प्रियदसी भी कहते हैं, प्रियदसी। और अशोक के जो शिलालेख हैं, अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है, वो किसने, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ी थी, जेम्स प्रिंसेप। ओके, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो एज द राइट आंसर, हु विल नॉट कंसीडर्ड इज ए मनी बिल। मतलब कि जो मनी बिल है, जैसे कि मनी बिल का आर्टिकल नंबर 110 है मनी बिल, और मनी बिल में केवल लोकसभा की पावर होती है, राज्यसभा की नहीं होती है। अगर बिल राज्यसभा के पास जाए और 14 दिन से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो ऑटोमेटिक पास हो जाएगा, और राज्यसभा अगर उसमें कुछ चेंज भी करे तो लोकसभा की मन है माने या ना माने। और मनी बिल है, मनी बिल तब कहलाएगा जब इस पर साइन होंगे लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक, लोकसभा जो अध्यक्ष है उसके साइन होंगे तब ये मनी बिल कहलाएगा। और ठीक है, तो मनी बिल के बारे में देखते हैं। मनी में होता क्या है, मनी बिल में ए बिल विच इम्पोज द टैक्स, हाँ टैक्स होते हैं, मतलब कि ये ऑप्शन सी है। ए बिल रिलेटेड टू द टेकिंग द मनी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ए बिल इज नॉट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि ये सी तो गलत है, यही सही हो जाएगा। और ए बिल दैट डील्स विद द फंड्स, मतलब कि इसमें भी काम करता है। तो मनी बिल में क्या है, मनी बिल किसके लिए होता है, मनी बिल में कोई भी टैक्स, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेमेंट करना हो, और कोई भी गवर्नमेंट के खर्चे हैं उसके लिए क्या मनी बिल आता है। तो सी सी जो है इसमें गलत होगा, क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से रुपया निकालना है अगर गवर्नमेंट को, तब भी मनी बिल आता है। तो और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266 आर्टिकल में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट, बॉल बियरिंग इज यूज टू बाइसिकल एंड कार बिकॉज, मतलब कि जो बॉल बियरिंग होती है ना, ऐसी बियरिंग टाइप, ये इस टाइप की ना, तो इसका यूज क्यों किया जाता है ये पूछ रहा है। तो इसका यूज किया जाता है एक्चुअल एरिया एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन द एक्सल इंक्रीज, नहीं, द इफेक्टिव एरिया एट द कॉन्टैक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सल इंक्रीज, नहीं, द इफेक्टिव एरिया ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन व्हील एंड द एक्सल डिक्रीजेस। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सी क्या मतलब कि जो कॉन्टैक्ट एरिया कम करना और फ्रिक्शन जो है वो कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत के संविधान बनाने वाली संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये थे टोटल संविधान सभा में सदस्य कितने थे, 389, जिसमें कि ये डायरेक्ट चुने गए थे, इलेक्टेड बाय द वेरियस प्रोविंस, मतलब सी इज द राइट आंसर। इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द वेरियस प्रोविंस, मतलब कि वेरियस प्रोविंस से डायरेक्टली इलेक्टेड थे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन फेडरेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिटरी। तो मतलब जैसे कि क्या होता है कि फेडरेशन, फेडरेशन का मतलब क्या है, फेडरेशन कैन बी कन्वर्टेड इन द यूनिटरी। यूनिटरी मतलब कि जहाँ पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट पे पूरी पावर आ जाती है, स्टेट से भी हटके। और फेडरेशन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। तो डिवीजन ऑफ पावर नॉर्मल डेज में रहता है, जैसे कि इसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट पे है, स्टेट गवर्नमेंट पे है, और लोकल बॉडीज पे है।
तो ये डिवीजन ऑफ पावर है। फिर ये यूनिटरी कब हो जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यूनिटरी मतलब कि सारी पावर सेंट्रल के पास आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये होता है ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल नंबर 350 के अकॉर्डिंग लगती है, प्रेसिडेंट इसे घोषित करता है। और ये अनलिमिटेड टाइम तक लग सकती है, 6 मंथ के लिए लगेगी, फिर अनलिमिटेड अनलिमिटेड होती रहेगी जब तक कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। ठीक है। और अगर नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो ये 3 कारणों से लगती है। एक है एक्सटर्नल एग्रेशन, एग्रेशन मतलब बाहर से विद्रोह। एक इंटरनल, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर। ये 3 कारणों से लग सकती है कौन सी, नेशनल इमरजेंसी। वॉर हो जाए या तो, जैसे कि वॉर हुई थी 1971, इंडिया पाक वॉर, इंडिया पाक वॉर, जिससे कि क्या नेशनल इमरजेंसी लगी थी। और इंटरनल डिस्टर्बेंस जो लगी थी वो 1975 में इंदिरा गांधी सरकार में लगी थी इंटरनल। और एक्सटर्नल एग्रेशन जब 1962 में चाइना वॉर हुआ था तब लगी थी। तो तीनों इमरजेंसियां लग चुकी हैं नेशनल इमरजेंसी में, तीनों कारण से लगती हैं। और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड है वो अब चेंज कर दिया गया किसमें, आर्म्ड, मतलब सैनिक विद्रोह में, सैन्य विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन। और ये कौन से अमेंडमेंट से किया था, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, जनता पार्टी सरकार ने इसे अमेंडमेंट कर दिया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा के आर्म्ड रेबेलियन वर्ड कर दिया। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लेमिना प्रोपेरिया या स्ट्रोमा किससे संबंधित है। लेमिया ये किससे संबंधित है, तो ये जो है ये संबंधित है लिवर से। ठीक, लिवर। ठीक, और बाकी अब हम लोग देखते हैं लिवर, लिवर से संबंधित है। और बाकी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल of the Indian Constitution of India says that the executive power of every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union। मतलब ये कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद यह है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग की जाएगी कि वह संघ की कार्यपालिका शक्ति में प्रयोग में विघ्न न डाले। मतलब कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो इस तरीके से उपयोग करे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में कोई भी अड़चन ना आए। तो ये आर्टिकल नंबर 257 में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये लगाना है साउथ से उत्तर की ओर, इनका सही क्रम लगाना है। ये भी नेशनल पार्क है। तो कन्ना, कान्हा एमपी में, सरिस्का राजस्थान में, दचिगाम जम्मू एंड कश्मीर में है, राजस्थान जम्मू कश्मीर, पेरियार केरला में है। तो सबसे पहले तो केरला होगा, मतलब कि 1 नंबर सबसे पहले होगा। तो मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद 1 के बाद केरल, केरल के बाद सब उसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, एमपी। मतलब फिर 1 4, 1 4 मतलब दोनों में है। ठीक है, क्योंकि 1 4 हो गया, 1 4 हो गया। और फिर उसके बाद मिलेगा राजस्थान, मतलब 3, फिर 1 3, मतलब सी इज द राइट आंसर। सी जो है वो सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, द गवर्नमेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस। गवर्नर है जो वो रिमूव किया जाता है ऑफिस से, किसके द्वारा, तो ये प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जाता है। और गवर्नर, गवर्नर जो है, गवर्नर का आर्टिकल नंबर 153 है। ठीक है, 153। और इसकी जो पार्डन पावर 161 में है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैंपोस एंड लानोस, कंपोज एंड लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। ठीक, साउथ अमेरिका में जो कंपोज एंड लानोस दोनों पाए जाते हैं साउथ अमेरिका में। और जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील कहाँ का है, साउथ अमेरिका। तो ब्राज़ील में कंपोज कहते हैं, कंपोज। जो घास के मैदान है, ये घास के मैदान कौन सी, उष्णकटिबंधीय, यानी कि सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या हुआ, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का ये अगर ये डिज़ाइन है, तो ये जो ब्राज़ील में पाए जाएंगे ये मैदान, तो उन्हें कहा जाएगा कंपोज। फिर यहाँ पे वेनेजुएला एक कंट्री है साउथ अमेरिका का, वहाँ पे लानूस कहे जाते हैं, लानूस। लानूस कहाँ पे कहा जाता है, वेनेजुएला, 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 जिसकी राजधानी क्या है, कराकस। और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। ठीक है, ब्राज़ीलिया, ब्राज़ील की राजधानी, वहाँ पे कंपोज। ठीक है। और अगर सब ट्रॉपिकल घास के मैदान और भी देखें तो ये तो साउथ अमेरिका में ये दोनों हैं। तो और अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में, अफ्रीका में जो है, जो सब ट्रॉपिकल वो है, सब ट्रॉपिकल घास के मैदान, उन्हें सवाना कहा जाता है, सवाना। ठीक है। और अगर टेम्परेट घास के मैदान की बात करें, टेम्परेट,
टेम्परेट यानी कि सर्दी वाले, टेम्परेट मतलब कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के और ऊपर पाए जाएँ। जैसे कि ये इक्वेटर मान लेते हैं, ठीक है? जैसे कि ये वो है पृथ्वी, इसमें ये इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, उसके 66.5 डिग्री नॉर्थ ये तुम्हारा आर्कटिक और नीचे अंटार्कटिक सर्किल। ठीक, तो जो यहाँ पे पाए जाएंगे इन क्षेत्रों में, मतलब कि ये वाला पोर्शन छोड़ने के बाद उन्हें टेम्परेट घास के मैदान कहलाएंगे। जो ये बीच में पाए जाएंगे यहाँ पे, ये सब ट्रॉपिकल। ठीक है, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स के बीच में यानी कि रेखाओं के बीच में ये ट्रॉपिकल एरिया कहा जाता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्योंकि कर्क रेखा मकर रेखा और इसके ऊपर टेम्परेट। तो टेम्परेट में नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेयरी प्रेयरी प्रेयरी, और साउथ अफ्रीका में वेल्ड, ठीक, और एशिया में हंगरी में पुस्ताच, और एशिया में ठीक है, और हाँ, न्यूजीलैंड में कैंटेबरी, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक, ये सारे घास के मैदान है, तो सीधा राइट आंसर। एशिया में भी याद नहीं आ रहा, आप लिख लेना। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बुक किसने लिखी थी? ये चार्ल्स ग्रांट ने लिखी थी, ठीक है। और विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक, जो कि 1784 में स्थापित की थी। और एक थे चार्ल्स विल्किन जिसने कि क्या किया था, भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लिंक्स बिटवीन द एटम्स के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं केमिकल एनर्जी, ठीक, केमिकल एनर्जी। तो ये हो गया हमारा वीडियो खत्म। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा बताना, और अगर एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो चाहिए हो तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करें। अगर ऐसे ही चाहिए टिक वाले तो मैं और भी जल्दी 20 से 25 मिनट में पूरे क्वेश्चन पूरे प्रैक्टिस सेट करा सकता हूँ। धन्यवाद।